वो दुल्हन बनकर स्टेज पर आई तो कितनी ही नज़रें उसके चेहरे पर जम गई। मेकअप ने उसके नए नक्श को तराश कर बेपनाह हसीन बना दिया। उसका मासूम सा चेहरा खुशी की वजह से चमक रहा था और वो स्टेज पर बैठ चुकी थी और निकाह में अभी कुछ वक्त बाकी था। चूँकि ये कंबाइन फंक्शन था तो बारात कहीं से आनी न थी बल्कि दुल्हा घर में ही मौजूद था। वो मुस्कुराते हुए महताब के इंतज़ार में थी जब शाहीन उसके सामने आकर बैठ गई। न जाने क्यों वो मुसलसल उसके चेहरे को देख रही थी और उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। क्या हुआ शाहीन, ऐसे क्यों देख रही हो? शाहीन उसकी बेहतरीन दोस्त थी लेकिन आज उसका देखने का अंदाज ही अलग था। देख रही हूँ कि किसी की मोहब्बत को खाकर कोई कैसे इतना पुरसकून हो सकता है। शाहीन के लहजे से जहर टपक रहा था। महताब के साथ अचानक ही रूहाना की शादी फिक्स होने पर शाहीन अपना आपा खो बैठी और आज उसे दुल्हन के रूप में देखकर उसे किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सो उसके सामने आकर बैठ गई। ये तुम क्या कह रही हो शाहीन? रूहाना को अंदाजा ना था कि वो महताब के बारे में क्या सोचती है। उसकी नज़रों में अभी भी हैरत थी। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से हमेशा के लिए, अपना ये गलीज वजूद लेकर महताब की जिंदगी से, क्योंकि महताब सिर्फ मेरा है। कितनी ही देर वो हैरत से शाहीन का चेहरा देखती रही, जैसे शाहीन पागल हो चुकी हो। उसकी सुर्ख नज़रों से उस वक्त लहू छलक रहा था। कुछ ही देर में महताब के साथ मेरा निकाह होने वाला है और मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ, और इस वक्त तुम मुझे निकल जाने के लिए कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। शाहीन उसके चचा की बेटी थी, वही चचा जिसने उसे नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, जबकि महताब उनकी पोपो का बेटा था। रूहाना के वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो गया और वो जमशेद साहब की जिम्मेदारी में आ गई, जिस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी सर अंजाम दिया था। महताब सिर्फ मेरा है, मेरा इश्क नहीं जुनून है। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। रूहाना महताब को पसंद करती थी। महताब और उसकी शादी उन दोनों की मर्जी की बिना पर हो रही थी, लेकिन उस वक्त शाहीन जो कुछ कह रही थी उसकी समझ से बाहर था। उसने पलटकर सब मेहमानों को देखा और सब लोग अपनी अपनी खुशगपियों में मसरूफ थे। कोई भी उनकी जानिब मुतवज्जो न था। मैं कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम अपना ये पागलपन लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बिलाखिर रूहाना को भी गुस्सा आ गया और इस बार शाहीन ने ना महसूस तरीके से उसका बाजू पकड़कर मोड़ दिया था। तकलीफ की शिद्दत उसके चेहरे से जाहिर होने लगी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में सिर्फ और सिर्फ हैरत और बेयकीनी थी। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो अगले 5 मिनट में वलीद के साथ तुम्हारे रिश्ते को मैं सबके सामने खोल कर रख दूंगी। गोया उसने रूहाना के सर पर बम फोड़ दिया। वो बेयकीनी से शाहीन को देखती रही। वलीद के साथ उसने दिली लगाव बनाया और एक अरसे तक वलीद और वो एक दूसरे की पसंदीदगी में रहे। उस दौरान उन दोनों के दरमियान बातचीत हो जाती और कभी कभार वो यूनिवर्सिटी से बाहर मिल भी लेते थे, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वलीद उसे धोखा देगा। और जिस दिन उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ उस रोज़ हमेशा के लिए वलीद नामी बला को छोड़कर उसे दूर हो गई थी। वो सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर, वरना उसने वलीद को हमेशा एक इज्जतदार इंसान समझा था। उससे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो अपनी मोहब्बत का राजदार शाहीन को भी बना चुकी थी। वलीद के साथ बात करते हुए वो शाहीन की मौजूदगी की परवाह नहीं करती, क्योंकि उसके मुताबिक शाहीन उसकी बेहतरीन दोस्त थी। उस दौरान वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें किया करते और उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब शाहीन ये सब कुछ अपने पास ही महफूज करती रही, तब तक जब तक कि वलीद के साथ उसका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ और उसके चचा ने महताब के साथ उसका रिश्ता तय नहीं कर दिया तब तक। और आज वो सब कुछ उसके सामने लेकर आई थी, किसी जहरीले नाक ईमान जो उसे सारी ज़िंदगी डसते हुए उसकी इज्जत को दागदार करता रहेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती शाहीन, तुम मेरी बहन हो, मेरी दोस्त हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं वलीद को छोड़ चुकी हूँ। वलीद के साथ मेरे गलत ताल्लुकात नहीं थे, सिर्फ पसंदीदगी की हद तक मैं उसके साथ मुंसलिक थी। उसकी आंखों से शिद्दत गम से आंसू बहने लगे। वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ शाहीन की जानिब मुतवज्जो थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ महताब चाहिए। मैं महताब किसी के हवाले नहीं कर सकती, चाहे मुझे तुमसे छीनना पड़े या फिर मुकद्दर से मिन्नत करके मांगना पड़े, लेकिन महताब को हासिल करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शाहीन ने एक अरसा महताब को चाहा था। महताब को इस बारे में इल्म ना था, मगर शाहीन की मोहब्बत कब जुनून का रूप धार गई किसी को भी अंदाज़ा ना हुआ। जब उसके बाप ने उसकी जगह रूहाना का रिश्ता महताब से तय कर दिया तो वो गोया आग की भट्टी में जल रही थी। रूहाना अच्छी तरह जानती थी कि महताब मुकम्मल तौर पर उसके हाथ में है। चाहे वो उससे मोहब्बत नहीं करता, फिर भी उसकी हर बात मानता है।
एक शकी मिजाज मर्द जो किसी भी बात को संजीदगी से नहीं लेता। रूहाना उसे पसंद थी, और पसंद भी क्यों ना होती। वो बेपनाह खूबसूरत थी, लेकिन उसके बावजूद उसे यकीन था कि अगर मेहताब इस बात पर यकीन ना भी करेगा तो उसकी पुप्पो एक कॉल में ही ये रिश्ता तोड़ देंगी, क्योंकि वो पहले ही रूहाना को मनहूस समझती हैं, जिसकी वजह से उनके भाई इस दुनिया में नहीं रहे। तुम अपनी पसंदीदगी के बारे में पहले ही चाचा जान को बता सकती थी, अब तमाशा क्यों लगा रही हो शाहीन? तुम जानती हो कि मैंने खुदा से हर रात रोकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है। वली जैसे शख्स को पसंद करना मेरी गलती थी, और खुदा ने मुझे बरवक्त इस गलती से बचा लिया। अगर तुम मजाक कर रही हो तो बहुत बुरा मजाक है, प्लीज़ ऐसे मत कहो। तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून मजाक नज़र आता है? 2 साल हो चुके हैं मुझे मेहताब के ख्वाब देखते हुए, और अब तुम आसानी से उसे चुरा कर ले जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, और फिर तुम्हारी तस्वीरें और तुम्हारा सारा डाटा इन तमाम मेहमानों के पास होगा। उसके बाद भी मेहताब तुमसे छीन जाएगा, लेकिन इस वक्त तुम अपनी इज्जत बचा सकती हो। उसके दिल की धड़कन तेज थी, जैसे वो अंदर ही अंदर टूटकर बिखर रही थी। उसने ऐसा नहीं सोचा था जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई थी जिसका उसे अंदाजा ही ना था। उसका हसीन जगमगाता हुआ चेहरा एक पल में ही मान पड़ गया, और सामने बैठी उसकी खूनी रिश्तेदार, उसकी अपनी चचाजाद बहन जो उसकी सबसे बेहतरीन सहेली थी, उससे ही उसकी पसंद और मोहब्बत छीन चुकी थी। क्या होता अगर वो इस वक्त यहाँ से निकल जाती और लोग उस पर बदकिरदारी का दाग लगा देते? शायद उसके बाद उसका चचा उस पर कभी भी एतमाद नहीं करेगा। वो ख़ानदान भर में मनहूस होने के साथ साथ बदकिरदार भी मशहूर हो जाती। मेहताब उससे हमेशा के लिए छिन जाएगा, और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू रवा थे। वो अभी भी मिन्नत भरी नज़रों से शाहीन को देख रही थी, जिसने कहर भरी नज़रों से उड़ते हुए उसे आखिरी बार वार्निंग दे दी और फिर वहाँ से चली गई। उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे, और वो तरस भरी नज़रों से यूँ इर्द गिर्द देख रही थी जैसे अभी और इसी वक्त कोई मौजज़ा हो जाएगा। शाहीन अपनी ज़ुबान बंद कर लेगी और मेहताब के साथ निकाह करने के बाद वो एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी का आगाज़ करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाहीन की नज़रें मुसलसल उसी पर थी, और बिलाखिर वो स्टेज से उठ खड़ी हुई। इर्द गिर्द खड़ी ख़वातीन ने उसे देखा, और एक खातून आगे बढ़ते हुए उसका लहंगा संभालने लगी। बेटा, कहीं जाना है? जी, मैं एक बार वॉशरूम जाना चाहती हूँ। उसके कदम मुसलसल लड़खड़ा रहे थे। चलो, मैं लेकर चलती हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। वो लहंगा संभालती हुई वहाँ से निकली और अपने कमरे में आ गई। ये एरिया मेहमानों से खाली था। एक अलविदाई नज़र कमरे पर डालकर वो अपने आंसू जब्त करती हुई पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने कुछ भी नहीं देखा था। किसी ने उसे देखा या नहीं, या पीछे उसके बाद क्या होने वाला था, उसे सिर्फ अपना टूटा हुआ वजूद समेट कर यहाँ से निकलना था, और वो निकलने में कामयाब हो गई। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मेहताब उसके हाथों की गिरफ्त में आकर वो उसके मुकद्दर से निकल गया, बल्कि ये कहना बचा होगा कि हसद भरी नज़रों से उससे मेहताब नामी हसीन मुकद्दर छीन लिया। वो वहाँ से निकलती हुई सड़क पर निकल आई, और वो बस अंधाधुंध भाग रही थी। अपने लिबास को संभाल कर उसकी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। आज तक यूनी के अलावा वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी, और ना ही उसे रास्तों का इल्म था। चलते चलते वो न जाने कहाँ तक आ गई और उसे इल्म ही ना हुआ। इर्द गिर्द से गुजरते हुए लोग उसे हैरत भरी नज़रों से देखते और गुजर जाते। मौसम उस वक्त मुकम्मल तौर पर अब्र आलूद था और तेज़ आंधी चल रही थी। शायद आसमान भी उसके दुख पर आंसू बहा रहा था। उसे भी उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो चुका था, और धुंधली हुई आंखों से उसने सड़क के किनारे रुककर खुद को देखा। उसके पैरों में ज़ख्म हो गए। उसने पीछे पलट कर देखा, और घर का नामो निशान भी दूर दूर तक न था। खाली और वीरान सड़क पर तेज़ रफ्तारी से आती हुई गाड़ी, और उसके जहन में चलते हुए झमाके। तुम सिर्फ मनहूस नहीं, बदकिरदार भी हो, जो अपने माँ बाप के साथ अपने चचा की ज़िंदगी को भी निकल जाएगी, जिसके चले जाने के बाद शायद उसका चचा फिर सर उठाकर जीने के काबिल न रहे। शायद उसकी तरबियत पर हर्फ आए। उसके पास कोई ठिकाना न था, उसके पास कोई हमदर्द ना था, और शायद उसे जीने का कोई हक भी ना था। सिर्फ एक पल में ही उसने फैसला किया, और सड़क के दरमियान आकर उसने आंखों को मूंद कर बाजुओं को खोल दिया। सामने आती हुई मौत को गले से लगाने के अलावा उसके पास और कोई हल ना था। शायद उसे इस तरह इज्जत मिल जाती। गाड़ी करीब से करीब तर आती जा रही थी, और मुकाबिल ने उसे सड़क के दरमियान खड़ा होते हुए देख लिया था। उसे अंदाज़ा हो चुका था कि शायद वो खुदकुशी का इरादा रखती है, इसलिए ऐन वक्त पर ब्रेक लगाकर उसने गाड़ी का रुख मोड़ दिया। चरचराते हुए टायरों से गाड़ी दूर तक लड़खड़ाती चली गई, और उसका अपना तवाज़ुन ही गिर चुका था।
और गाड़ी का अच्छा खासा नुकसान भी हो चुका था। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला और वो खौफ भरी नज़रों से उसे देख रही थी। उसे अंदाज़ा था कि अब सामने मौजूद शख्स उससे न सिर्फ नुकसान पूरा करवाएगा बल्कि उसे अच्छा खासा जलील भी करेगा, जिसने सिर्फ उसकी जान बचाने की खातिर अपना अच्छा खासा नुकसान कर लिया। उस वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता था। मोहतरमा, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो किसी कुएं में छलांग लगाओ, मेरी आखिरत ख़राब करने पर क्यों तुली हुई हो। शमशीर आफंदी ने एक पल के लिए उसका हसीन सरापा देखा, जो उस वक्त मुकम्मल तौर पर दुल्हन के रूप में थी, और दूसरे ही पल वो उस पर बरस पड़ा, जबकि वो अभी भी मुसलसल उसे देख रही थी। उंगलियां चटखाते हुए उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए। मैं मर जाना चाहती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मरने के अलावा। मैं नहीं चाहती थी कि आपका नुकसान हो, मैं तो खुद नुकसान में घिरी हुई लड़की हूँ। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उसे काफ़ी देर देखता रहा और शक्ल सूरत के लिहाज से भी वो एक मासूम लड़की लग रही थी, जो शायद किसी मुसीबत में गिरफ्तार थी। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने वापस पलटते हुए गाड़ी की जानिब इशारा किया और वो भी मरे मरे कदम उठाकर उसके पीछे चल दी। इस वक्त किसी भी अजनबी पर भरोसा करना खतरे से खाली ना था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी ना था और वो बस यहाँ से दूर चले जाना चाहती थी, उन लोगों से दूर जिनकी ज़िंदगी में वो बस एक ग्रहणज़दा दाग है। गाड़ी में बैठते ही वो उसे पुरसोच नज़रों से देखने लगी। जब शमशीर ने बात का आगाज़ किया, लगता है कि आप घर से भाग कर आई हैं। उसने तड़प कर उसकी आंखों में देखा। मैं घर से भाग कर नहीं आई, बल्कि किसी की हसद का शिकार हो चुकी हूँ। आज मेरी शादी है और मेरे हिस्से की खुशियों को कोई और पाना चाहता है, सो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। वो अभी मुसलसल रो रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। और देखिए, मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, अगर आप चाहें तो मैं इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या मैं आपको वापस घर छोड़ दूँ? मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है और मुझे इस बात का भी यकीन है कि इस घर में मुझे दोबारा कबूल नहीं किया जाएगा। उसने जिस तकलीफ से उन लफ्ज़ों को अदा किया था, सिर्फ उसका दिल जानता था, और एक अजनबी शख्स के सामने वो अपने दिल का हाल बयान कर रही थी, सिर्फ इसीलिए कि वो उसकी मदद कर पाए। तो क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी या फिर तुम्हें किसी शेल्टर होम में छोड़ दूँ? उस वक्त किसी अजनबी पर भरोसा करना उसके लिए मौत के मुतरादिफ था। वो नहीं जानती थी कि सामने मौजूद शख्स कौन है और उसके साथ क्या सलूक करेगा, और उसे पुरसोच नज़रों से अपनी जानिब देखता हुआ पाकर शमशीर ने एक बार फिर उसे तसल्ली दी। ठीक है, मेरे घर मत आए, मैं आपको बहुत अच्छे शेल्टर होम में छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आपको वहाँ जाना मुनासिब नहीं लग रहा तो आप मुझ पर एतमाद कर सकती हैं। घर में मेरी दादी भी रहती हैं, जब तक कोई भी और सहारा नहीं मिलता आपको वहाँ रख लिया जाएगा, और अगर आप चाहें तो इसके बदले में मेरी दादी की आप खिदमत कर दिया करें। वो काफ़ी हद तक पुरसकून हो गई। किसी भी शेल्टर होम में जाने से ज़्यादा बेहतर था कि वो उसके घर चली जाती। अगर घर में उसकी दादी भी मौजूद थी और वो शख्स एक सुलझा हुआ इंसान लग रहा था, एक संजीदा और बावकार मर्द जो उसे हिफाजत का एहसास दिला रहा था, बिलाखिर उसे खामोशी इख्तियार करना पड़ी और उसने हामी भर ली कि वो शमशीर आफंदी के साथ जाएगी और शमशीर उसे लेकर अपने घर चला जाएगा। घर में दाखिल होते ही लाउंज में दादी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने आगे बढ़ते हुए उनसे प्यार लिया और फिर पलट कर उसका तारुफ करवाया। ये लड़की कुछ दिन आपके साथ रहेगी दादी जान, आप यूँ समझ लें कि ये मेरी दोस्त है। ताहिरा बेगम तो हैरत से अपने पोते को देख रही थी, जिसने आज तक किसी भी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली थी। उनके कहने के बावजूद वो आज तक अपने लिए कोई लड़की नहीं पसंद कर पाया, और आज खुद दुल्हन के रूप में मौजूद एक लड़की को घर में लाकर उसे अपनी दोस्त के तौर पर मुतारिफ करवा रहा था। रेस्ट करने की गर्ज से वो कमरे में चला गया और वो सहमते हुए वहीं बैठ गई। बेटा, तुम जिस वक्त चाहो यहाँ रह सकती हो, बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि तुम शमशीर की दोस्त हो। मुझे नहीं लगता था कि वो लड़कियों से दोस्ती करता होगा। उनके चेहरे की खुशी ही निराली थी और दुल्हन के रूप में वो मासूम सी लड़की उन्हें अच्छी लग रही थी। वो एक संजीदा मिजाज मर्द है और उसकी नौकरी भी काफ़ी हसास है, सो आए रोज़ ही वो कोई ना कोई नया कारनामा करता रहता है। दादी मुस्कुराते हुए उसे बता रही थी और वो सर झुका कर बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इन बातों के जवाब में उसे क्या कहना चाहिए। जाओ, मुलाजमा तुम्हें कमरा दिखा देगी, जाकर आराम करो, मैं खाना भी कमरे में ही भिजवा दूंगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए अपना कोई सूट भिजवा दूं ताकि तुम थोड़ा आराम कर लो। उसने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। उस वक्त उसे वाकई आराम की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उसका जहन मुसलसल उलझनों का शिकार था। दादी ने खाना कमरे में ही भिजवा दिया
और उसे खाने के बाद वो सोने के लिए लेट गई। दिमाग की स्क्रीन पर उस वक्त जमशेद साहब का चेहरा लहरा रहा था और किस कदर मोहब्बत और शफकत से उसके चचा ने उसे पाला था, लेकिन उनकी बेटी ने उन दोनों को जुदा कर दिया। और महताब शायद वो अब शाहीन का हो जाए। उसकी आंखों में अजियत के आंसू एक बार फिर नमूदार हो गए, जिन्हें पलक झपकते हुए उसने हलक में उतार लिया। और शायद वो उसका नसीब नहीं था, या फिर उसने बहुत जल्द ही मुकद्दर से हार मान ली थी। यही सोचते सोचते वो कब नींद की वादियों में उतर गई उसे अंदाज़ा ही ना हुआ। और फिर शाम होने तक वो ऐसे ही सोई रही। बाहर मौसम काफ़ी खुशगवार था और बारिश होने के बाद भी ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन के बाद दोबारा उसकी शमशेर से मुलाकात न हुई। शायद वो ज़्यादातर घर से बाहर रहता था, लेकिन उसे ये देखकर हैरत हुई कि अगले ही शाम मुलाजमा के हाथ उसके लिए चंद जोड़े भिजवा दिए गए। शायद वो शमशेर ही लाया था, क्योंकि ताहिरा बेगम तो सारा दिन ही उसके साथ रहती। वो घर से बाहर नहीं जाती थी क्योंकि उनका चलना मुहाल था। शमशेर के वालिदैन के बाद के दरमियान शमशेर की पैदाइश के बाद ही अलहदगी हो गई थी, और तब से ये मेरी जिम्मेदारी है। शमशेर का बाप बैरून मुल्क मुकीम है और अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ, जबकि उसकी माँ कभी कभार इसे मिलने के लिए आ जाती है, और वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ दादी के रहमो करम पर है। आज वो अपने पैरों पर खड़ा है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि उसे इन रिश्तों की ज़रूरत है जो ज़रूरत के वक्त उसे छोड़कर चले गए। उसके लिए कुल कायनात सिर्फ ताहिरा बेगम है। उन 2 दिनों में उसे ताहिरा बेगम से काफ़ी लगाव हो गया। खाना बनाने की जिम्मेदारी है उसने अपने सर ले ली थी, और ताहिरा बेगम भी उसकी मौजूदगी से इस कदर मानूस हुई जैसे उनकी सगी बेटी उस घर में आ गई हो। पहले जहाँ शमशेर की गैर मौजूदगी की वजह से उनका दिल नहीं लगता था, वहीं अब वो एक पुरसकून माहौल में थी। उस शाम वो ताहिरा बेगम के कमरे में थी जब शमशेर उनसे मिलने के लिए आया। शायद वो भी जॉब से वापस लौटा था। वो उठकर जाने लगी जब शमशेर ने उसे वहीं बैठने के लिए कह दिया, और वो बैठ गई। वो काफ़ी देर ताहिरा बेगम के पास बैठकर उनके हाल अहवाल दरियाफ्त करता रहा, जबकि वो खामोशी से वहीं बैठे उसे देखती रही। उसे इकरार करना पड़ा कि सामने मौजूद शख्स दिलनशीन लहजा रखता है, एक ऐसा रोबदार शख्स जो बातें करते हुए ही दिल में उतर जाए। उसे महताब पसंद था, लेकिन महताब उसके मुकाबले में कुछ भी ना था। मर्द की मर्दानगी इसी में है कि वो औरत पर बिन देखे एतमाद करे, और उसे यकीन होना चाहिए कि हर औरत सिर छूट का पलंदा नहीं होती। अगर उसे महताब पर रत्ती बराबर भी यकीन होता कि महताब उसके किरदार की गवाही देगा, तो शायद वो शाहीन की बात मानकर कभी न भागती। क्या हो जाता अगर महताब शमशेर अफंदी जैसा होता, बिल्कुल उसी की तरह एक पुख्ता और संजीदा मर्द जो बिन देखे एतमाद करता, जो बस नज़रों से ही जांच लेता कि सामने मौजूद शख्स दिल में कितनी सच्चाई रखता है। यही सोचते हुए एक बार फिर उसकी आंखों में नमी उतर आई। जब शमशेर ने उसकी जानिब देखा तो वो जल्दी से गड़बड़ाते हुए पलकें झुका गई। मुझे लगता है कि दादी जनाब की मौजूदगी से काफ़ी पुरसकून है। नरमी से मुस्कुराता रहा था, और उसने भी हल्का सा मुस्कुराकर ताहिरा बेगम का शफीक चेहरा देखा। बहुत अच्छी बच्ची है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, बल्कि इसके आ जाने के बाद मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरने लगा है। वो मुस्कुरा दिया, और उस वक्त शफाफ सफ़ेद शलवार कमीज़, उसमें सफ़ेद दुपट्टा सर पर ओढ़े वो एक मासूम सी परी लग रही थी, जिसके शफाफ चेहरे से छलकती हुई पाकीज़ा रूह किसी को भी अपनी जानिब मुतवज्जो कर सकती थी। शमशेर काफ़ी देर उसे पुरसकून निगाहों से देखता रहा, जैसे वो कोई तरकीब सोच रहा हो, और वो खुद भी कभी कभी मखमसे का शिकार हो जाती कि न जाने उस शख्स ने उसे यहाँ क्यों रोक रखा है। मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे लिए कोई मुनासिब सी जॉब ढूंढ दे तो आपकी एहसानमंद रहूँगी। उठकर जाने लगा जब उसने कहा। ताहिरा बेगम उसे हैरत से देख रही थी। तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब की मेरी बच्ची? तुम इधर ठीक नहीं हो? नहीं दादी जान, मैं ठीक हूँ, आपकी एहसानमंद हूँ, लेकिन ये मेरी खुददारी पर बोझ है। उसने ताहिरा बेगम को अपने बारे में सब कुछ बता दिया, और ताहिरा बेगम ने भी उसे यही मशवरा दिया कि वो दोबारा इस मतलब परस्त लोगों में जाकर अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करे, एक ख़ास वक्त का इंतज़ार करे। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो यहाँ मुकम्मल तौर पर सेफ़ है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पड़े पड़े उन लोगों के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, और न ही शमशेर की मुलाकात में इजाफ़ा करना चाहती थी। बहुत अच्छा फ़ैसला है। वैसे भी इंसान को अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंड करना चाहिए। वह नरमी से मुस्कुराकर कहते हुए बाहर निकल गया, और वो उसकी पुश्त को देखती रही। शायद शमशेर को पसंद ना था उसका इस घर में ज़्यादा अमल दखल। ये शायद वो भी चाहता था कि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी होकर वापस चली जाए।
दोबारा आने वाले दिनों में शमशेर से उसने इस हवाले से कोई बात ना की और न ही शमशेर से उसकी तफसीली मुलाकात हुई। बाज़ औक़ात वो सुबह नाश्ता करने के बाद निकल रहा होता, जब वो किचन से बाहर आती या कभी कभार शाम के खाने पर, और उसे मुनासिब नहीं लगता कि खाने की मेज़ पर एक बार फिर उन बातों का तज़किरा छेड़ दिया जाए, क्योंकि खाते हुए वो मुसलसल ही अपनी दादी की तरफ ही मुतवज्जो रहता और उनसे बातचीत करता। उस रोज़ ताहिरा बेगम की तबीयत ठीक ना थी। सुबह ही दवा लेने के बाद वो सोने के लिए लेट गई थी। शमशेर को शायद छुट्टी थी, इसलिए वो नाश्ते के बाद तक घर में मौजूद था। वो पूरा दिन घर में बुखलाई बुखलाई फिरती। उसे ताहिरा बेगम के हवाले से परेशानी भी थी और वो उनका खुद से ज़्यादा ख्याल रखती, लेकिन उसके बावजूद उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया। उनकी ख़राब तबीयत की परेशानी और घर में बोरियत के एहसास के तहत वो लॉन में निकल आई, जहाँ ठंडी हवा मौसम को एक नया रूप बख्श रही थी। ये सर्दियों की आमद थी। हर दूसरे दिन ही बारिश की हल्की फुल्की झड़ी लग जाती और ये मौसम उसे हद से ज़्यादा पसंद था। अक्सर इस मौसम में वो अपने और जमशेद साहब के लिए पकौड़े बनाया करती। घर के दूसरे अफराद तो उसके साथ इतना सलूक नहीं रखते थे, लेकिन शाहीन और जमशेद साहब उसे प्यार से मुखातिब करते और वो भी उन दोनों के दरमियान खुल मिल जाते। वक्त के साथ साथ शाहीन ने अपना रंग दिखा दिया था, लेकिन जमशेद साहब की मोहब्बत उसके दिल में आज भी कायम थी। उनको याद करते हुए वो आबदीदा हो गई। वो यूं ही बेमकसद ही चहलकदमी कर रही थी और शमशेर उसकी जानिब मुतवज्जो था। अपने काम में मसरूफ़ होने के बावजूद उसकी तवज्जो बार बार भटक कर उस लड़के की जानिब जा रही थी, जो लेमन कलर की शर्ट में खूबसूरती से दुपट्टा सर पर सजाए बेमकसद ही अपने पैरों को घूरती हुई चहलकदमी में मसरूफ़ थी। न जाने उसे क्यों लगा कि वो रो रही है। मुलाजिम को आवाज़ देते हुए उसने इशारा करके उसे समझाया कि वो रूहाना को बुला कर लेकर आए, और वो मुअद्दब होकर सर झुकाते हुए उसकी जानिब चल पड़ा। मैम, आपको सर बुला रहे हैं। उसने पलट कर हैरत से शमशेर की जानिब देखा, जो उससे काफ़ी फासले पर बैठा था। वो उसकी मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर गई। दुपट्टे को सर पर दुरुस्त करते हुए वो हल्के कदम उठाकर शमशेर के करीब चली गई। सलाम करते हुए वो उसके सामने ही कुर्सी पर बैठ गई और शमशेर मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जो था। उस रोज़ आपने जॉब के हवाले से बात की थी। जी, लेकिन आपकी जानिब से दोबारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने नरमी से नज़रों को झुकाते हुए कहा। क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? आहिस्तगी से उसकी जानिब झुकते हुए वो खुफिया अंदाज में पूछ रहा था, और वो अच्छा खासा घबरा गई। उसकी तेज़ नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। कौन सा काम? मैं समझी नहीं। उसे अभी तक अंदाज़ा न था कि वो कौन सी जॉब करता है। उसके काम के हवाले से उसे समझ न थी और पहली बार खौफ से उसका दिल धड़का। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसे यहाँ रखने के बदले उसे अपने साथ किसी काम में मुलविस करना चाहता हो। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा खुफिया काम करना है जिसके बारे में सिर्फ हम दोनों ही जानते होंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी अच्छी खासी मदद कर सकता हूँ। तुम अपने लिए अलहदा घर खरीद सकती हो और घर वापस जाकर शाहीन के हवाले से भी सच बयान कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो उसे मदद की पेशकश करता था और साथ में शायद लालच भी दे रहा था। वो जल्दी से कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैं बस जॉब करना चाहती हूँ और मुझे इसके अलावा कोई काम नहीं करना। वो पलटने लगी जब शमशेर ने उसे एक बार फिर मुखातिब किया। इस घर में तुम्हें मेरे हवाले से कोई परेशानी नहीं हुई? क्या अभी भी मैं तुम्हारे लिए काबिल एतमाद शख्स नहीं हूँ? उसके पलटते हुए कदम से रुक गए। बैठ जाओ और मेरी बात तफसील से सुनो। उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वही करना। ना चाहते हुए भी वो कुर्सी पर बैठ गई और उसकी आंखों में हल्का हल्का खौफ था। तुम्हें हमदानी के घर जाना है और वहाँ से मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स उठा कर लेकर आने हैं। यकीन रखो, इस काम में मैं तुम्हारी मुकम्मल हिफाजत करूँगा। तुम्हें बस इतना ही करना है और उसके बाद वापस उसके घर में आ जाना है। 12 लाख कम नहीं होते और उसके साथ मुकम्मल हिफाजत की जिम्मेदारी। बोलो, मंजूर है? वो मुकम्मल संजीदगी का लिबादा उड़े हुए था। रूहाना ने भी इख्तियारी हलक तर किया। और हमदानी कौन है? उसके लहजे में लड़खड़ाहट थी। ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, बल्कि सब कुछ समझा दूंगा। तुम्हें बस वही करना है जो मैं तुम्हें कहता हूँ। अच्छी तरह सोच लो और उसके बाद जो भी तुम्हारा जवाब हो मुझे उससे आगाह कर देना। पहली दफ़ा जब उसकी गाड़ी से वो टकराई थी, उसे उस रोज़ ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो उसके लिए कितने काम की चीज़ साबित हो सकती है। उस वक्त वो उसे अपने ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है और वो मकसद जो हल करने के लिए वो 2 सालों से इंतज़ार में है। वो खामोशी से उठते हुए कमरे में चली गई।
وہ پوری رات ہی اس کی آفر کے بارے میں سوچتی رہی اور اس نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے کام کی ضرورت تھی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ غلط نہیں کرنا تو کچھ اچھا کرنے میں برا کیا ہے؟ اس کا ذہن بار بار اسے ترغیب دے رہا تھا اور اسے اکسا رہا تھا کہ وہ یہ چھوٹا سا کام کر کے اپنی زندگی سنوار لے، لیکن دوسری جانب سے عزت اور جان دونوں کا اسے خطرہ تھا۔ حالانکہ شمشیر افندی اسے زبان دے چکا تھا کہ وہ ہر حال میں اس کی حفاظت کرے گا، لیکن وہ اس پر کیسے اعتبار کر سکتی تھی؟ اس گھر میں رہتے ہوئے اسے 20 دن ہو چکے تھے، اور ان 20 دنوں میں اس نے آج تک کسی بھی غیر معمولی چیز کو نوٹ نہیں کیا۔ صبح تک وہ بالکل اپنے ذہن کو تیار کر چکی تھی کہ وہ اس کام میں اس کا ساتھ دے گی، اس کی زندگی سنور جائے گی اور کچھ نہیں تو شمشیر کے احسانات کا بدلہ بھی اتر جائے گا۔ صبح وہ ناشتے کی ٹیبل پر ہی اسے مل گیا۔ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ ایک پل کے لیے ایک بار پھر اس کے دل نے کہا کہ وہ مکر جائے، لیکن اس نے ہمت کرتے ہوئے اقرار کر لیا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کا کام کرنے کے لیے، لیکن میں لیکن کی گنجائش نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بات کو گھما دیا اور اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے اور کون سا کام؟ طاہرہ بیگم نے مداخلت کی اور اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ریلیکس دادی جان، اس کی بات اس کی جاب کے حوالے سے ہے۔ وہ جیسے ابھی بھی بے یقین سی تھی۔ وہ شمشیر کی عادتوں سے اچھی طرح واقف تھی، اور شمشیر جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ تم مجھے بتاؤ روحانہ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے ایک نظر شمشیر کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی دادی جان، آپ فکر نہ کریں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، میرے کام کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے۔ اس روز ان دونوں کے درمیان ڈیل ہو گئی۔ اب سے صرف اور صرف اس بات کا اسے انتظار تھا کہ اگلا اشارہ اسے کب ملے گا، اور اس اشارے کے ملتے ہی اس نے ہمدانی کے گھر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ سارا پلان شمشیر نے ترتیب دیا۔ اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر پورا پلان بنا لیا تھا، اور اب صرف اور صرف اس پر عمل کرنے کا وقت تھا۔ اس رات وہ اپنے بیڈ پر لیٹی کتاب پڑھنے میں مشغول تھی، اور کچھ دیر پہلے ہی وہ دادی جان کو دوا دے کر ان کے کمرے سے آئی اور اسے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ سوچا کہ کچھ دیر مطالعہ کر لیں۔ جب وہ دستک دیتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوا، شاید پہلی بار تھا جب اس کے کمرے میں آیا، اور اس سے پہلے اس کمرے میں جب سے وہ رہائش پذیر تھی وہ نہیں آیا تھا، اور اس کا دوپٹہ صوفے پر بکھرا تھا۔ شرٹ ٹراؤزر میں بکھری بکھری سی حالت میں اس وقت وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دہلیز میں ہی کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہا جب وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ لمبی سراہی دار گردن پر بالوں کی کچھ لٹیں چپکی ہوئی تھی، جبکہ لمبے خوبصورت بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر کیچر لگا لیا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل دوپٹے پر تھی، اور جب اس کی نظروں کے ارتکاز کو سمجھتے ہوئے شمشیر نے آگے بڑھ کر دوپٹہ اس کے حوالے کر دیا، اور اس نے جلدی سے سر پر پھیلاتے ہوئے سینے پر پھیلا لیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ وہ صوفے کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ جی کیوں نہیں، پلیز۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر نہ جانے کیوں بار بار اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، ہاتھوں پر نمی کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید وہ کنفیوز تھی، اور اس کے سامنے اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی، سامنے موجود شخص اور منظر پر چھا جانے والا۔ تمہیں بس وہی کرنا ہے جو اس دن میرے سامنے آ کر کیا تھا، یعنی ہمدانی کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم گھر سے نکالی گئی ہو۔ یہاں کا موسم اکثر ابر آلود رہتا ہے، اور وہ رات جس رات میں موسم خراب ہو، اور اس رات تمہیں ہمدانی کے گھر کے سامنے چھوڑ دیا جائے گا، وہ بھی دلہن کے روپ میں۔ اس نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ کیا میں وہاں دن میں نہیں جا سکتی انسانوں کی طرح؟ اس کے یوں پوچھنے پر اس نے لبوں کے درمیان مسکراہٹ کو دبا کر اسے دیکھا۔ ہمدانی نے آج تک گھر میں کوئی ملازم نہیں رکھا، وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا سوائے اپنے چند رشتہ داروں کے، اور انہیں بھی وہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر نہیں رکنے دیتا، گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمدانی انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس کی جانب سے کافی بار ایسے کام ہو چکے ہیں جن کے بعد وہ اپنا سراغ مٹا دیتا ہے، اور کچھ ضروری ڈاکیومنٹس بھی اس بات کی گواہی ہیں جو ہمدانی کے کمرے میں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنے خاص ذرائع سے اندازہ لگایا ہے، لیکن تم نے جا کر ان ڈاکیومنٹس کو حاصل کرنا ہے۔ وہ مجھ پر کیوں اعتماد کرے گا جبکہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ گھر میں کوئی ملازم نہیں رکھتا، صرف اپنی شکی طبیعت کی وجہ سے؟ اگر میرے کہنے پر تم عمل کرو گی تو وہ ضرور تم پر اعتماد کرے گا۔ اسے برا لگا تھا، اور بار بار اس کا مداخلت کرنا سو اس کے سخت لہجے کو دیکھتے ہوئے روحانہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس رات تم میرے سامنے آئی تھی
اور یہ ایک غیر یقینی عمل تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حالت میں سڑک پر پائی جاؤ گی، سو تم پر اعتماد کرتے ہوئے میں تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ آج تم میرے گھر میں آزاد ہو۔ ہمدانی ضرور تمہاری معصوم شکل سے دھوکہ کھا جائے گا اور تم نے وہی سب کچھ دہرانا ہے جس سے تم گزر چکی ہو۔ نہ جانے اسے کیوں لگا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں دکھ کی ہلکی سی آمیزش ہے۔ شاید وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی مجبوری کو استعمال کر رہا ہے، لیکن اسے اس چیز کی فکر نہ تھی، کیونکہ وہ اسے اس کے لیے اتنا سب کچھ دے رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی سنوار سکتی تھی۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ جی، یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا۔ اگر ہمدانی اس پر اعتماد کر لیتا اور وہ ڈاکیومنٹس اسے مل جاتے تو اس کے بعد وہ آزاد تھی اور کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اسے سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر اعتماد تھا کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ پھر بھی ذہن میں چلتی الجھن کے بنا پر اس نے اس سے پوچھ لیا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو؟ وہ دہلیز سے ہی واپس پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے شمشیر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو میں اس گھر کے لان میں تمہاری بڑی سی قبر کھود کر ہر روز فاتحہ پڑھا کروں گا۔ روحانہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے شمشیر سے اس بات کی امید نہ تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ کو ضبط کیا ہے، جو دروازے سے نکلتے ہی اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اگر وہ کسی لڑکی کی معصومیت کی وجہ سے مسکرایا تھا تو وہ روحانہ آفتاب تھی، جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دینے کی وجہ بنی تھی۔ اگلا دن پورا دن ہی ہلکی پھلکی بارش رہی۔ اسے اندازہ تھا کہ شاید وہ آج اسے لینے آئے۔ دل میں عجیب سا خوف بھی پھیلا ہوا تھا، اور وہی ہوا۔ شام کے قریب ہی اسے شمشیر کی کال موصول ہوئی اور شمشیر نے اسے وہی لہنگا پہن کر گھر سے باہر آنے کے لیے کہا۔ موسم کافی ابر آلود تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بارش شروع ہونے والی تھی اور آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں نے شام کو اور سرمئی بنا دیا۔ گاڑی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر شمشیر کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتی ہے اور پھر اپنی گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں پر نظریں ٹکا دیتی ہے۔ اس نے وہی لہنگا پہنا تھا جو ایک بار پھر اس کی یادوں کو تازہ کر رہا تھا۔ شمشیر نے خود آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مکمل طور پر بکھیر دیا اور عام سا حلیہ زرد چہرہ اور لہنگے کو بھی تھوڑا سا پھاڑ دیا کہ ان کی جانب سے وہ مکمل کمپلیٹ تھی۔ باقی کام اس کا تھا۔ اسے ہمدانی کے گھر سے دور اتار دیا گیا۔ اگر ہمدانی تمہاری دستک پر دروازہ نہ کھولے تو پریشان مت ہونا، وہ تمہیں کیمروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لہنگے میں ٹرانسمیٹر رکھ دیا گیا۔ فکر مت کرنا، میں ادھر ہی ہوں، اور کوشش کرنا کہ ڈاکیومنٹس کی طرف اس وقت جانا جب کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا ہو۔ اس سے پہلے ہر چیز کی مکمل نشاندہی کر لینا۔ وہ گاڑی سے اترنے سے پہلے بار بار اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے وہ شمشیر سے بچھڑ رہی ہے۔ اندر جا کر نہ جانے کیا ہو جاتا۔ شمشیر سنجیدگی سے اس کی حرکات کو نوٹ کر رہا تھا، اور شاید وہ خوفزدہ تھی، اور اس کا خوفزدہ ہونا بھی ایک فطری بات تھی۔ گاڑی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑی تھی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا اور اپنے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے اس کا رخ ہمدانی کے گھر کی جانب تھا، اور وہاں تک اس نے دوڑ کر ہی جانا تھا، اور وہ تب تک دیکھتا رہا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی۔ نہ جانے کیوں شمشیر افندی کی دھڑکن پہلی بار بے ترتیب سی تھی، شاید اسی لیے کہ میں نے اس کی ساری ذمہ داری کو سر پر اٹھایا ہے، اور اسے اگر کچھ ہو جائے گا تو میرا دل گلٹی فیل کرے گا۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے وہ ٹیم کے ساتھ ریلیکس ہو گیا۔ آگے جو بھی ہوتا دیکھا جاتا۔ بھاگنے کی وجہ سے وہ مسلسل ہانپ رہی تھی۔ اس کا جسم ہلکا ہلکا لرز رہا تھا، اور ہمدانی کے دروازے کے پاس وہ یوں گری جیسے کافی سفر طے کر کے آئی ہو۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور بادلوں کی گرج چمک اور چمکتی ہوئی بجلی نے موسم کو اور خوفناک بنا دیا۔ وہ ہمدانی کے دروازے کے سامنے سر ٹکائے بیٹھی تھی، اور پھر پل بھر میں ہی اس نے اٹھ کر دستک دینا شروع کر دی۔ کوئی ہے؟ ہیلپ می پلیز۔ وہ رو رہی تھی، اس قدر معصومیت سے کہ دیکھنے والا ہی دھوکہ کھا جائے، بالکل اسی طرح جیسے اس روز شاہین نے اسے نکالا اور وہ شمشیر کے سامنے روئی تھی۔ کافی دیر دستک دینے کے باوجود دروازہ نہیں کھلا، اور وہ تھک کر دروازے کے پاس ہی گر سی گئی، جیسے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی ہو۔ ہمدانی نے مخصوص کیمروں کے ذریعے اسے دیکھ لیا تھا۔ چاہے وہ آج تک کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا، لیکن دوسروں کی مدد کے لیے وہ ہمیشہ پیش رہا کرتا، اور یہی وجہ تھی کہ باہر موجود لڑکی اسے بری طرح اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ کافی دیر دروازے پر دستک دینے کے باعث وہ تھک کر دروازے کے پاس ہی گر گئی، اور تب بے اختیاری
हमदानी ने बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी। हाथ में गन थाम कर उसने दरवाज़ा खोला और उसके सामने गिरी हुई लड़की को देखा। काफ़ी देर वो उसके चेहरे को देखता रहा। बिजली की चमक पर ही उसका चेहरा वाज़े दिखाई देता और उसके बाद एक बार फिर मांद पड़ जाता। बारिश ज़ोरों शोर से जारी थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने आगे बढ़कर उस लड़की को सहारा देते हुए उठा लिया और अंदर ले गया। रूहाना मुसलसल यही जाहिर कर रही थी जैसे उसे मुकम्मल तौर पर होश नहीं। उसे सोफे पर बिठा देने के बाद वो किचन से पानी ले आया। शायद वो आज भी घर में अकेला था। किसी अनजाने से खदशे के तहत उसका दिल बार बार लरस रहा था और सिर्फ शमशेर की खातिर वो खुद को मजबूत रखे हुए थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद उसने आंखों को खोला। जब सामने बैठा हुआ हमदानी उसे ही देख रहा था। वो हल्का सा उसकी जानिब झुका हुआ था और हमदानी को देखते हुए वो प्लान के मुताबिक उससे डर कर दूर हो गई। हमदानी काफ़ी देर उसकी दहशतज़दा आंखों में देखता रहा और फिर आहिस्तगी से उसके करीब चला आया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आंखें वजूद के आर पार होने वाली थी और लहजा सख्त था। आज मेरी शादी है और सिर्फ जायदाद के लिए मेरे कज़न मुझे मार देना चाहते हैं। वो 2 लड़के मेरे पीछे पड़े हैं और मैं बड़ी मुश्किल से उनसे जान बचाकर भागी हूँ, वरना वो मुझे मार देंगे और आप प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले कर दें। उसने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को वो गाड़ी में मुकम्मल इन्हमाक से सुन रहा था। दाद तलब नज़रों से उन सब ने एक दूसरे को देखा। उन्हें यकीन था कि वो ज़रूर कर लेगी। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, ना कि तुम रोती पीटती हुई यहाँ आती। हमदानी अभी भी मुकम्मल तौर पर संजीदा था। मैं नहीं जानती कि कहाँ जाना है। मैं उन सबसे बहुत डर गई थी। उसकी आवाज़ और लहजा दोनों ही लड़खड़ा रहे थे। क्या तुम्हारे पास किसी रिश्तेदार का नंबर है या कोई ऐसा शख्स जिस पर तुम एतमाद करती हो? मुझे अभी कुछ भी याद नहीं। मेरा सर दर्द से फट रहा है। और उसने घुटनों पर हाथ रखते हुए अपने सर को उन पर टिका दिया और बुरी तरह रो पड़ी। और यहाँ हमदानी ज़िंदगी में पहली बार किसी के झांसे में आया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, लेकिन तब तक तुम जाकर सामने वाले कमरे में आराम करो। उसके साथ ही उसने कॉल करते हुए किसी और को बुलाना चाहा। शायद वो किसी खातून को बुला रहा था। वो समझ नहीं पाई कि कोई मुलाजमा या फिर रिश्तेदार। उन लोगों ने घर का जो नक्शा बयान किया था, घर का अंदरूनी नक्शा वही था। हमदानी के कमरे को भी उसने बआसानी ढूंढ लिया। उसकी नज़र मुसलसल इर्द गिर्द घूम रही थी और वो समझ रही थी कि उसे कमरे में भेज देने के बाद हमदानी मुकम्मल तौर पर उसे गाफिल हो गया है, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पर उस पर नज़र रखे हुए था। उसने आज तक किसी पर आंखें बंद करके यकीन नहीं किया था, तो वो किस खेत की मूली थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने जल्दबाजी का मुजाहरा किया और ख़ुद को होश करने के बाद वो बेड पर ही बैठ गई। कुछ देर के बाद घर में एक और खातून आ गई, जो उम्र में तकरीबन हमदानी की उम्र की थी। वो नहीं जानती थी कि वो कौन है और किचन में जाकर उसने सूप बनाया और फिर उसे कमरे में देने के लिए आई। उसे हमदानी के घर में आए हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। उसने सूप थाम लिया, लेकिन उस औरत के जाते ही उसने सूप पास पड़ी डस्टबिन में गिरा दिया। वो अभी हमदानी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। सब कुछ ठीक जा रहा था। उन लोगों ने जैसे उस पर एतमाद कर लिया और उसे यही रात गुजारने का मौका दिया। उस वक्त वो कमरे से बाहर निकली और उसने लाइट ऑफ कर दी। लैंप की मध्यम रोशनी में वो उठी और उठते ही कमरे से बाहर आ गई और उसे यकीन था कि इस वक्त सभी अपने अपने कमरों में चले गए होंगे। उसे कहा गया था कि वो रात गुजरने का इंतज़ार करे। अगर हमदानी उसे वही रात गुजारने की इजाज़त दे दे, मगर वो ये काम जल्दी निपटाना चाहती थी। और हमदानी के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुई। वो उस वक्त स्टडी रूम में था और ये काम इतनी राजदारी से कर रही थी कि उसके कदमों की आहट उसके अपने कानों तक जाने से महरूम थी। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलते हुए वो अंदर दाखिल हुई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था और सिवाय एक मध्यम सी रोशनी के जो खिड़की से छन कर कमरे में आ रही थी। वो बेड के करीब रखे हुए साइड टेबल की जानिब बढ़ी और जैसे ही दराज पर हाथ रखा, पूरा कमरा रोशनी उसे नहा गया। वो अपनी जगह साकित रह गई। उसने पलटकर साकित होती नज़रों से दहलीज में खड़े हुए हमदानी को देखा, जिसके चेहरे पर खबासत भरी हंसी थी। अगर इन कागजात को ले जाना इतना ही आसान होता तो हमदानी इन्हें ज़ेरे ज़मीन दफन कर देता, न कि साइड टेबल की दराज में रखता। वो समझ ही न पाई कि पल भर में क्या हुआ है। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद उसने जल्दबाजी में सारा काम बिगाड़ दिया था। और जैसे ही हमदानी की आवाज़ गूंजी, वो सभी अलर्ट हो गए थे। शायद वो पकड़ी गई थी। शमशेर को हद से ज़्यादा मायूसी हुई। अभी कुछ देर बाद वो उसका नाम उगल देगी और सारा प्लान धरे का धरा रह जाएगा।
हमदानी ने उसे बालों से पकड़ते हुए दीवार के साथ लगा लिया। किसके कहने पर यहाँ आई हो और कौन हो? उसके चेहरे के करीब आते हुए वो गुर्रा रहा था। ऐसा लगता था जैसे घर में उसके अलावा और कोई नहीं है। किसी के कहने पर नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। उसने लड़खड़ाते हुए अपने बालों को छुड़वाना चाहा और हमदानी ने उसे बेड पर पटक दिया। वो तो आज तक यही समझता था कि उसके काले कारनामों का इल्म किसी को नहीं है, लेकिन ये लड़की अगर वो किसी की रहनुमाई से आई थी तो ज़रूर उसके पसे पुश कोई ना कोई ज़रूर होगा। उसने खींचते हुए उसका दुपट्टा उतार कर ज़मीन पर फेंक दिया और सारा प्लान तबाह हो गया उस लड़की की वजह से। आखिर तुम ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकते हो शमशेर, एक आम सी लड़की को इस काम के लिए भेजकर? मिशन हेड ने उसे आड़े हाथों ले लिया, लेकिन उसकी तवज्जो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफोन से आती हुई उन चीखों की जानिब थी। सर, मुझे उस लड़की को बचाना होगा, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसका दिल खौफ से लरज़ उठा था। दिल की धड़कन तेज होने की वजह से उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार होने लगे। मुझे नहीं लगता कि हमदानी उसकी इज्जत लूटेगा, वो महज उसे डराने की कोशिश कर रहा है और तुम ऐसा नहीं करोगे। ये मिशन का उसूल है कि टीम में पकड़े जाने वाले फर्द को छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैं उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले चुका हूँ सर। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो चीख पड़ा था और उन लोगों ने पहली बार शमशेर को यूं चीखते हुए देखा था। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इज्जत लूटना किसे कहते हैं। तुम्हें अपनी ज़ुबान से वो नाम लेना पड़ेगा जिसके कहने पर तुम यहाँ आई हो। हमदानी ने उसे उठाते हुए दीवार पर पटक दिया। उसका माथा जख्मी हो चुका था, खून की लकीरें उसके चेहरे पर बहने लगी। वो खौफ से काम गई और एक पल में ही उसने फैसला कर लिया, वो मर जाएगी लेकिन शमशेर का नाम नहीं लेगी। अगर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो यार किसी का नुकसान ना हो, लेकिन शमशेर का नाम लेकर वो उसे मज़ीद नुकसान में नहीं धकेल सकती। हमदानी ने आगे बढ़ते हुए उसका चेहरा शिद्दत से दबोच लिया था। आज तुम तरसोगी अपनी जान और अपनी इज्जत के लिए। हमदानी मुकम्मल तौर पर दरिंदगी पर उतर आया था। उसने अज़ियत से आंखों को मूंद लिया। उसे यकीन हो चुका था कि वो अब यहाँ से बचकर नहीं जाएगी। हमदानी ने उसे उठाकर बेड पर पटक दिया और पूरा बंगला उसकी चीखों से गूंज उठा था। उस पर हावी होते हुए उसने सख्ती से उसके बाजुओं को थाम लिया और शमशेर हर चीज़ को धकेलते हुए हमदानी के घर की जानिब भागा। रुक जाओ शमशेर, वहाँ जाना तुम्हारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है। उसने कुछ भी ना सुना। उसके जहन में बस वही चीखें गूंज रही थी और अगले ही पल हमदानी का दरवाज़ा धमाकेदार आवाज़ से गूंज उठा। नीचे ज़रूर कोई मौजूद था। नीचे से मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। हमदानी ने एक पल में ही उसे छोड़ा और कमरे से सारे कागजात निकाल कर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। अपनी सारी हिम्मत को जमा करते हुए उसने उठकर हमदानी को थामना चाहा, जब उसने धकेलते हुए उसे खुद से दूर फेंका और वो दीवार के साथ जा लगी। उसके सिर में शदीद चोट आई थी। उसका पूरा वजूद जैसे ज़ख्मों से चूर चूर हो गया। स्टडी रूम से निकलने वाली खुफिया रास्ते से हमदानी भागने में कामयाब हो गया और ये एक आम और छोटा सा प्लान था जो बुरी तरह नाकाम हुआ। वो दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुआ और रूहाना उसने चीखते हुए उसे देखा था और अगले ही पल रूहाना ने उठते हुए ख़ुद को उसके हवाले कर दिया। वो उसके बाजुओं में ही गिरकर होश से बेगाना हो चुकी थी और वो उसे किसी मताए जान की तरह बाजुओं में समेटते हुए नीचे ले आया। इस मिशन की नाकामी ने उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। हमदानी अलर्ट हो गया और वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। कीमती कागजात उसके हाथ से निकल गए। मिशन हेड उसे पहले ही कह चुका था कि वो किसी तबीयत याफ्ता ख्वाजा सरा को हमदानी के पास भेजे, लेकिन उसके जहन की स्क्रीन पर सिर्फ रूहाना सवार थी। वो उस वक्त सिर्फ उसी वजह से खुश था कि उसने रूहाना को बचा लिया। उसकी इज्जत बच गई और उसकी ज़िंदगी। हस्पताल के कॉरिडोर में वो टहलते हुए डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था। वो शदीद जहनी सदमे का शिकार है, शायद खौफ की वजह से बेहोश हुई है। बैंडेज कर दी गई है, आप कुछ देर में इन्हें मिल सकते हैं, डॉक्टर ने बताया तो उसने बेख्तियार ही खुदा का शुक्र अदा किया। उसके लिए यही काफ़ी था कि वो ख़तरे से बाहर थी। मिशन दोबारा से कामयाब हो जाता और वो एक बार फिर मेहनत करके वही मुकाम हासिल कर लेता, अपने सीनियर्स को एक बार फिर अपनी जानिब मुतवज्जो कर लेता। लेकिन शायद रूहाना चली जाती तो फिर वापस पलट कर ना आती। वो लड़की जिससे उसने वादा किया था कि वो उसकी हिफाजत करेगा और वो अपने वादे से नहीं मुकर सकता था। उसने ज़ुबान दी थी और ज़ुबान से पीछे हटना शमशेर अफंदी का काम ना था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो होश में आ चुकी थी। कैसी हो तुम? उसने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए शमशेर अफंदी का चेहरा देखा। आंखों में नमी फैलने लगी। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मेरी वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ। नुकसान तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो?
پھر ضرور مجھے تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنا پڑتا۔ اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور مسکرا پڑا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی، ہمدانی کے سامنے میرا نام کیوں نہیں لیا؟ نہیں لے سکتی تھی، میں اگر مر بھی جاتی تو شاید کسی کا نقصان نہ ہوتا، لیکن آپ کی زندگی ضروری تھی۔ اسے افسوس ہوا، اس لڑکی کی سوچ پر اگر تمہاری سوچ اتنی ہی غیر ضروری ہوتی ہے تو شمشیر افندی تمہیں بچانے وہاں نہ پہنچ جاتا، بلکہ تمہاری غیر ضروری زندگی کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ آہستگی سے اس پر جھکا اور اسے دیکھ رہا تھا۔ اس شام اسے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ اسے گھر لے آیا تو دادی اسے دیکھ کر ہی بے چین ہو گئی اور بے حال تھی۔ کچھ نہیں ہوا دادی، اسے بس ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے دادی کو تسلی دی۔ تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی اس خراب موسم میں باہر جانے کی؟ صرف تمہاری وجہ سے شمشیر بچی کا یہ حال ہوا ہے۔ ان کا دکھ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا۔ 10 دنوں تک وہ مکمل طور پر بستر پر ہی رہی، جبکہ دوبارہ وہ اس کی عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسے اندر ہی اندر افسوس بھی ہوا، آخر اسے ایک بار تو آنا چاہیے تھا۔ اس شام وہ اس کے کمرے میں آیا تو ہاتھ میں 2 کپ چائے تھے۔ اسے آتا ہوا دیکھ کر روحانہ نے منہ پھیر لیا۔ وہ پختہ ارادہ کر چکی تھی کہ وہ شمشیر سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ شمشیر نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پھر صوفے پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رک جاتے، ابھی اتنی جلدی کیا تھی پوچھنے کی؟ اس نے ہلکا سا طنز کیا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک ہی بار تمہاری عیادت کے لیے آؤں، جب تم مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہو۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے آپ کا۔ ہاں بالکل ٹھیک سمجھا تم نے مجھے۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے ہٹا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جبکہ اس کے پھولے ہوئے چہرے سے اسے کافی وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے واپس چھوڑیں۔ واپس کہاں؟ اسی دنیا میں جہاں سے تم دربدر ہو کر میری دنیا میں آئی تھی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، مجھ سے نکاح کر لو، اس نے کہہ دیا، اور جیسے پورا جہاں ساکت ہو گیا۔ وہ اپنی آنکھیں بے یقینی سے کھولے اسے دیکھتی رہی۔ اسے لگا جیسے ایک پل میں اس کی دھڑکن بھی تھم چکی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل جانتا ہوں۔ ایک ایسی لڑکی کو اپنانا چاہتا ہوں جو بہت بہادر ہے، جسے حالات سے لڑنا آتا ہے، جو میرا ساتھ دینا جانتی ہے۔ کیا تم زندگی بھر میرا ساتھ دو گی؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شمشیر اسے شریک حیات بننے کے لیے پرپوز کرے گا۔ اس نے کبھی خواب اور خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں اس قابل نہیں ہوں شمشیر افندی، آپ مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس نے اس کے ہاتھ کی پوچھ پر لب رکھ دیے۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے لیے میرا دل دھڑکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو کھونے کا احساس مجھ پر اس قدر حاوی ہوا کہ میں نے سب کچھ پس پش ڈال دیا۔ میں تمہیں حقیقت میں اپنانا چاہتا ہوں، اور یہ میری ہی نہیں دادی کی بھی خواہش ہے۔ تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں، جہاں صرف سکون ہے۔ وہ دلکشی کے اعتراف کر رہا تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے لیے ایسے کام نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ شاید اسے ابھی بھی ڈر تھا کہ شمشیر افندی اسے اپنے کسی مشن کے لیے اپنا رہا ہے۔ اس کے یوں معصومیت سے کہنے پر اس نے ایک جاندار کہا لگایا، ان کاموں میں تم کتنا میرا ساتھ دے سکتی ہو وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، سو اب تم رہنے ہی دو۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا اور روحانہ کی آنکھوں میں خفگی اتر آئی۔ ایسی بات بھی نہیں ہے اب۔ ہاں بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم مزید کچھ کاموں میں میرا ساتھ دے سکتے ہو، جیسے مجھ سے نکاح کرنے میں، میری محبت کی اکلوتی حقدار بننے میں اور میری نسل کو بڑھانے میں۔ اس نے آنکھ وینک کرتے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ نظروں کو جھکا لیا۔ حیرت ہے تمہارے چہرے پر سرخی اتر آئی، حالانکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تم نے ابھی شمشیر کا وہ روپ نہیں دیکھا جس کے بعد تمہیں خود سے بھی شرمانا پڑے گا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی تپش دیتی ہوئی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ ابھی جائیں آپ یہاں سے، جو بھی فیصلہ ہوا میں دادی جان کو بتا دوں گی۔ تو دادی کے پوتے کو بتانے میں کیا حرج ہے؟ وہ وہیں جمع بیٹھا تھا، جیسے اسے ہاں کروا کر ہی جانا چاہتا ہو۔ آپ جا رہے ہیں شمشیر، یا میں چلی جاؤں؟ بالآخر وہ زچ ہو گئی۔ اچھا جا رہا ہوں، لیکن صبح اپنے فیصلے سے دادی جان کو آگاہ کر دینا، کیونکہ ان کا پوتا مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ مہتاب اسے پسند تھا اور شمشیر سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مہتاب اس پر یقین نہیں کرے گا، لیکن اسے یقین تھا کہ زندگی کے ہر سفر میں شمشیر ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا، اور اسے ایک ایسے ہی شخص کی تلاش تھی
جس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد وہ اپنی پاک دامنی اور بلند کرداری کا ثبوت لے کر اپنے چچا کے پاس جاتی۔ وہ اسے بتاتی کہ وہ اس روز گھر سے نہیں بھاگی تھی، اسے بھگایا گیا تھا اور وہ اپنوں کی حسد کا شکار ہوئی تھی اور اپنوں کی خوشیوں کی خاطر اسے راستے سے ہٹنا پڑا۔ وہ رات خوبصورت سپنوں میں گزرنے والی تھی اور اس نے خوبصورت خوابوں کو دیکھتے ہوئے آنکھوں کو موند لیا۔ زندگی کا نیا سفر شمشیر افندی کے سنگ گزرنے والا تھا، جو بلا شبہ بہت زیادہ حسین تھا۔